हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए और अभी हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है, आप जानते ही हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 40। जी हाँ, हम सीडीपी के टोटल 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगा चुके हैं जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जहाँ पर सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हर क्लास की तरह हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए हम चलेंगे। और हाँ, आप में से जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लासेस भी चल रही हैं सारे सब्जेक्ट्स की, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देखिएगा, आपको सभी क्लासेस के लिंक वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेंगे जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने क्लास नंबर 39 में किया था और उससे आगे के क्वेश्चन अभी हम क्लास नंबर 40 में कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिकता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो बहुभाषिकता होती है यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म होता है। बहुभाषिकता मतलब क्या होती है, स्कूल में अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और हर किसी की भाषा अलग अलग होती है, तो उन सभी को स्कूल में सम्मान देना है और सभी को उनकी लैंग्वेज में बातचीत करने का मौका देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कहना है कि आपको बस उसी लैंग्वेज में बात करनी है जिस लैंग्वेज में स्कूल में बात हो रही है, ऐसा नहीं। आपको हर किसी बच्चे को उसकी जो मातृभाषा है, मदर टंग है, उसमें बातचीत करने के अवसर देने हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण संसाधन की तरह काम करती है, ये कहा जाता है। तो आपसे पूछा है, बालकों में द्विभाषी क्षमता डैश के स्तर को बढ़ाने में सार्थक होती है। यानी कि दो भाषाओं की जो क्षमता होती है बच्चों में, वो किस चीज़ के स्तर को बढ़ाती है? सामाजिक सहिष्णुता को बढ़ाती है, या संज्ञानात्मक वृद्धि को बढ़ाती है, या बौद्धिक उपलब्धि को बढ़ाती है, या फिर उपरोक्त सभी? तो बताइए। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिए, अगर बच्चा दो भाषाएं बोलना जानता है तो इससे क्या होगा, सामाजिक सहिष्णुता भी बढ़ेगी, संज्ञानात्मक वृद्धि भी होगी और बौद्धिक उपलब्धि भी होगी। जैसे समाज में अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करने वाले लोग होते हैं, है ना। तो अगर किसी बच्चे को दो भाषाएं आ रही हैं तो वो उस समाज में एडजस्ट ईजिली हो जाएगा जहाँ पर उन दोनों भाषाओं में बातचीत होती है। ऐसे ही संज्ञानात्मक वृद्धि तो होगी ही। संज्ञानात्मक वृद्धि मतलब मैंने आपको पहले भी बोला है कि जहाँ भी संज्ञान वर्ड आपको दिख जाए या संज्ञानात्मक, तो आपको समझ जाना है आपके दिमाग से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि आपके ब्रेन से संबंधित चीज़ें इसमें होंगी। तो आपका ब्रेन डेवलप होगा, जी हाँ, उसमें वृद्धि होगी। साथ में बौद्धिक उपलब्धि, आप नई चीज़ सीख रहे हैं तो बौद्धिक उपलब्धि भी आपको हासिल होगी। और यहाँ पर है उपरोक्त सभी, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विविध मनोवैज्ञानिक आंकड़ों से पता चला है कि शिक्षार्थी अलग अलग तरीकों से सीखते हैं और सीखे हुए की जांच की उनकी प्रस्तुति भी अलग अलग होती है, अतः उनका आकलन होना चाहिए। आप जानते ही हैं, हर व्यक्ति क्या है, अलग अलग तरीकों से सीखता है। अलग अलग तरीके कहने का मतलब है यहाँ पर, जैसे बहुत सारी टीचिंग मेथड्स यूज़ करी जाती हैं ना, शिक्षण विधियाँ जिनसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। कभी टीचर डेमो मेथड का यूज़ करके पढ़ाते हैं, कभी टीचर लेक्चर मेथड का यूज़ करके पढ़ाते हैं, कभी आगमन विधि से पढ़ाते हैं, कभी निगमन विधि से पढ़ाते हैं। तो हर बच्चे की चीज़ों को समझने की जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग होती है और हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखना पसंद करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख करके सीखना पसंद करते हैं, है ना, डेमो करके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन करके सीखना पसंद करते हैं, जैसे ऑडियो कैसेट्स वगैरह हो गए। तो इसलिए आपसे कहा है कि उनका आकलन कैसा होना चाहिए। पहला है, केवल मौखिक परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। जी नहीं, केवल मौखिक परीक्षा के माध्यम से नहीं। हो सकता है कुछ बच्चों को लिख करके एग्ज़ाम देने में अच्छा लगता हो, है ना, फिर उनका आकलन आप कैसे करेंगे। दूसरा है, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से, ऐसा नहीं है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लिख करके एग्ज़ाम देना पसंद नहीं होता है, जिनको ओरल यानी कि मौखिक तरीके से पसंद होता है, ये भी हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, हमारे एलिमिनेट हो गए। थर्ड है, लिखित परीक्षा के साथ साथ बहुविध माध्यमों से। जी हाँ, इसका मतलब क्या है वो आपने समझना है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर बच्चों का आकलन आपने करना है तो आप लिखित परीक्षा से भी कर सकते हैं, जहाँ पर बच्चे पेन पेपर से टेस्ट देंगे,
और साथ में बहुविध माध्यमों से, यानी कि बहुत सारे अलग अलग माध्यम हो सकते हैं आकलन करने के। जी हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके आप बच्चों का आकलन कर सकते हैं। आप लिखित परीक्षा से कर सकते हैं, आप मौखिक से कर सकते हैं, आप कुछ एक्टिविटीज़ करवा के बच्चों का आकलन कर सकते हैं, आप कुछ डिबेट वगैरह करवा के बच्चों का आकलन कर सकते हैं। आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए और उनको कुछ प्रोजेक्ट वर्क दे दीजिए, इस तरीके से आप आकलन कर सकते हैं। तो आकलन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और इस ऑप्शन में यही बोला है कि बहुविध माध्यमों से, अनेक माध्यमों से, तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकलन मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन करना, बच्चों ने चीज़ें कितनी सीखी हैं, बच्चों को चीज़ें आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों के लिए सार्थक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इन सब की जांच करने के लिए क्या किया जाता है, बच्चों का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षार्थियों के निष्पादन को जांचने हेतु उपलब्धि परीक्षण मापता है। क्या मापता है? उपलब्धि परीक्षण क्या चीज़ मापता है, ये आपसे पूछा है। पहला है किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को मापता है। दूसरा है विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शिक्षार्थियों द्वारा किए गए ज्ञान और कौशल को। जी नहीं, यहाँ पर विभिन्न कार्य क्षेत्र नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है शिक्षार्थियों के निष्पादन की, उन्होंने कितनी उपलब्धि हासिल की है, तो ये एक निश्चित कार्य के लिए होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद है शिक्षार्थियों द्वारा पाठ्यपुस्तक के विषय में अर्जित किए गए ज्ञान और कौशल को। जी नहीं, सिर्फ पाठ्यपुस्तक के विषय में, ऐसा भी हम नहीं कहेंगे। और ये कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। एक आंसर तो इसका है, वो कौन सा है? वो है ऑप्शन 1। तो देखिए, उपलब्धि परीक्षण किस चीज़ को मापता है? उपलब्धि परीक्षण मापता है कोई एक निश्चित कार्य क्षेत्र है, उसमें शिक्षार्थियों ने कितनी चीज़ें हासिल करी हैं, कितनी चीज़ें अर्जित करी हैं, और बच्चों का ज्ञान और जो स्किल है, कौशल है, वो किस लेवल का है, ये सब चेक करने के लिए क्या किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। खेल बालकों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है। इन्हें मूलाधार माना जा सकता है बालक के किस चीज़ के विकास का, यानी कि इससे बालक का किस चीज़ का विकास होगा, ये आपसे पूछा है। रचनात्मक और सृजनात्मक क्रियाओं की बात हो रही है। अब देखिए, रचनात्मक और सृजनात्मक क्रियाएं क्या होती हैं? कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, इंग्लिश में क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा कुछ नई चीज़ खोजता है, नई चीज़ का निर्माण करता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब उन्हें कोई काम नहीं होता है, वो खाली बैठे होते हैं, तो वो परेशान होने लगते हैं, उन्हें हर टाइम कुछ ना कुछ करने का मन करता है। जैसे आप एक बच्चे को किसी बंद रूम में बैठा दो, उसको कोई काम नहीं है, वो क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढ लेगा करने के लिए। जैसे अगर उसको सामने वॉल पे कोई इमेज दिख रही है, तो उस इमेज को ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, मतलब कुछ ना कुछ नया इनोवेट करने की वो कोशिश करता है। जैसे आप बच्चों को टॉयज़ दे दो, एक टॉय दे दो ला करके, तो टॉय को क्या करेंगे? खोल देंगे, उसके पार्ट्स को तोड़ देंगे पूरा। इस तरीके की चीज़ें करते हैं बच्चे, और ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती है, बल्कि ये पॉजिटिव चीज़ होती है। इससे पता लगता है कि जो बच्चा है वो क्या है? क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, वो ज्ञान का निर्माण खुद से भी कर सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अगर बच्चा रचनात्मक और सृजनात्मक क्रियाएं कर रहा है, तो इससे बालक के कौन से पक्ष का विकास होगा? पहला है सामाजिक विकास होगा, दूसरा है आत्मिक विकास होगा, तीसरा है बौद्धिक विकास होगा, चौथा है शारीरिक विकास होगा। अब देखिए, शारीरिक विकास तब होता जब बॉडी मूवमेंट वाली चीज़ें हो रही होती, बच्चा स्पोर्ट्स कर रहा होता या फिर भाग दौड़ कर रहा होता, तब बच्चे का शारीरिक विकास होता है ना। इसमें ऐसा हो नहीं रहा है, ये ऑप्शन हो गया बाहर। आत्मिक विकास मतलब होता है अपने अंदर का विकास करना, जैसे मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा क्या एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, ये चीज़ें जब बच्चा सोच रहा होता है तो उसको बोलते हैं आत्मिक। तो ये ऑप्शन भी इसमें नहीं होगा। थर्ड है यहाँ पर बौद्धिक विकास। देखिए, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास में। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास नहीं है। ठीक है, बौद्धिक विकास तब होता है जहाँ पर सिर्फ दिमाग से रिलेटेड चीज़ें होती, आप उनको ज्ञान दे रहे होते, पढ़ा रहे होते, शिक्षा दे रहे होते एज अ टीचर, तो बौद्धिक विकास होता। लेकिन यहाँ पर क्या है? सामाजिक विकास बच्चे का होगा। सामाजिक विकास का मतलब ही होता है समाज में किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, और बच्चा अगर कुछ नई चीज़ें कर रहा है, रचनात्मक क्रियाकलाप कर रहा है, तो वो समाज में ईजिली एडजस्ट होना भी सीख जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं ये आपका सामाजिक विकास करेगा। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
प्रारंभ में बालक आत्मकेंद्रित होता है, किंतु धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका दृष्टिकोण समाज की ओर केंद्रित हो जाता है। यह विचार किससे संबंधित है, आपको बताना है। क्या ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है, या ये क्रमिकता का सिद्धांत है, या अंतः संबंध का सिद्धांत है, या फिर निरंतरता का सिद्धांत है? तो ये सारे जो सिद्धांत हैं आपके, ये विकास के सिद्धांत हैं, डेवलपमेंट की थियोरीज हैं, जो कि मैंने आपको सारी करवाई हुई हैं, क्योंकि कंटेंट की क्लासेस भी मैंने आपको दी हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्रमिकता का सिद्धांत। अब कैसे? देखिए, यहाँ पर एक क्रम में चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले जब बच्चा छोटा है तो वो आत्म केंद्रित है, यानी कि खुद में ही केंद्रित है। उसे ये लगता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, हर चीज़ का सेंटर मैं हूँ, केंद्र मैं हूँ, और मेरे हिसाब से दुनिया की सारी चीज़ें चलेंगी। तो उसको बोलता है आत्म केंद्रित होना बोलते हैं, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड, वो खुद पे ही केंद्रित है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उसका जो दृष्टिकोण है, एप्टीट्यूड है, नज़रिया है, वो समाज की ओर केंद्रित हो जाता है। फिर उसके अंदर से वो आत्म वाली चीज़ें हट जाती हैं। आत्म मतलब मैं वाली चीज़ें, सब कुछ मैं ही हूँ, हर चीज़ का केंद्र मैं हूँ, ये वाली चीज़ें जब उसका विकास होता है ना, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो ये चीज़ें उसके दिमाग से हटने लगती हैं और वो क्या होता है, सामाजिक होने लगता है। तो सामाजिकरण की ये प्रक्रिया, ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में वो भाग लेता है, उसका दृष्टिकोण समाज की ओर बढ़ता है। तो क्या हो रहा है, ये एक क्रम में हो रहा है। सबसे पहले बच्चा आत्मकेंद्रित है, खुद पे ही सेल्फ सेंटर्ड है। उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिक वाले गुण आने लग गए, समाज के लिए उसका दृष्टिकोण चेंज होने लग गया। फिर उसे पता चला कि अच्छा, दुनिया में और लोग भी होते हैं, समाज भी है, समाज में भी जाना चाहिए और लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। समाज में जाकर के हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बच्चा सीखने लगता है। तो ये क्या होता है, ये क्रम में चलता है, एक सीक्वेंस में। तो इसी को बोलते हैं क्रमिकता का सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, एक भी आपको कोई सीडीपी का ऐसा पेपर नहीं मिलेगा जहाँ पर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से क्वेश्चन ना पूछा हो। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ समझाई है। तो जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं, बताइए। वैसे अदर चीज़ें तो आपने पढ़ी हैं, जैसे जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, जो कि मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करवाई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। यानी कि इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, ये सब मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये तो सभी को याद है कि जीन पियाजे ने विकास के ये 4 स्टेप बताए हैं। लेकिन आज जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये कुछ अलग सा आपको दिख रहा होगा। इसके बारे में भी पियाजे ने बात करी है, ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो जीन पियाजे शिक्षक से रिलेटेड क्या कहते हैं? अनम्यता और निरंकुशता, जी नहीं। ये कह रहे हैं आधिकारिकता और कठोरता, नहीं, टीचर कठोर होगा ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। प्रभुत्व और निर्देश, टीचर सिर्फ निर्देश देंगे, जी नहीं। तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है लचीलापन और गतिशीलता। मतलब कि टीचर एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वो गतिशील होना चाहिए। देखिए, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीलापन हिंदी में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझना होगा। जैसे सामने पे कोई भी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीचर को ढलना पड़ेगा। यानी कि सामने में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसके सॉल्यूशन के लिए टीचर को रेडी रहना होगा। फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं एक क्लासरूम में अनेक तरीके के बच्चे होते हैं, हर किसी का मेंटल लेवल अलग होता है, हर किसी की एबिलिटी अलग होती है, हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर किसी के समझने का तरीका अलग होता है। अब क्योंकि क्लासरूम में इतनी डाइवर्सिटी है, यानी कि विविधता पाई जाती है, तो शिक्षक को हर बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए, हर बच्चे की रुचि को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर एक टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगे और उसी से पूरी क्लास को पढ़ा देंगे। अब आप सोचिए, अगर उस टीचिंग मेथड से सिर्फ कुछ ही बच्चों को समझ में आ रहा है और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उन बच्चों का क्या होगा? उन्हें तो चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि टीचर को फ्लेक्सिबल होना होगा, लचीला होना होगा, हर बच्चे को उसकी रुचि, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? बताइए, किसके समावेशन में मदद मिलेगी? पहला है वाक बाधित छात्र, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं। दूसरा है दृष्टिबाधित छात्र, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं। तीसरा है प्रतिभाशाली छात्र, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं।
जो नॉर्मल बच्चों से भी हाई जिनका IQ होता है, ठीक है। और एक होते हैं सृजनात्मक छात्र, ये मैंने आपको बता दिया, जो बच्चे कुछ नया करते हैं, कुछ नया ज्ञान की खोज करते हैं, वो सृजनात्मक बच्चे, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग से अलग अलग शैक्षिक रणनीतियाँ यूज़ करी जा रही हैं, अलग अलग टीचिंग मेथड्स यूज़ करी जा रही हैं, तो ये तो सभी के समावेशन में हेल्प करेंगी, है ना। क्योंकि देखिए, अगर एक ही यहाँ पर शैक्षिक रणनीति की बात होती तो वो पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए होती, या तो वाक बाधित के लिए होती, या तो दृष्टिबाधित के लिए होती, या प्रतिभाशाली के लिए होती, या सृजनात्मक के लिए होती। लेकिन यहाँ पर कह रहा है विविध शैक्षणिक रणनीतियाँ, यानी कि अनेक प्रकार की शिक्षा से रिलेटेड रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, तो वो इन सभी बच्चों को हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में निहित नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा नहीं है? नॉट। पहला ऑप्शन है अधिगम के माध्य से ही ज्ञानात्मक विकास संभव है, ये तो सही है। बालक के ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और समाज महत्वपूर्ण कारक हैं। याद करिए, मैंने आपको हमेशा बताया है, जहाँ भी वाइगोत्स्की आ जाएं आपके दिमाग में SCL चलना चाहिए। ये SCL क्या है? जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है इससे जुड़े हैं उन्हें तो पता होगा, है ना। S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा, इन 3 चीज़ों को वाइगोत्स्की महत्व देते हैं। अब क्वेश्चन में अगर वाइगोत्स्की पूछा है और ऑप्शन में दिया है समाज, संस्कृति, भाषा, तो आपको सीधे टिक करना है कि हाँ, इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं, क्योंकि इनको वो महत्व देते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव है, इसीलिए इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है। थर्ड ऑप्शन है एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से भी बालक में ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की जा सकती है। जी नहीं, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा है। फोर्थ है निकटस्थ विकास क्षेत्र, यानी कि ZPD, बालक के मानसिक कार्यों पर आधारित है, ये उन्होंने कहा है। ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो क्षेत्र, वो दायरा जहाँ पर आप किसी काम को कर सकते हैं। जैसे अभी आपको लग रहा है, लग क्या रहा है, आप लोग ये करेंगे भी, आप लोगों को लग रहा है और आप ये काम कर भी रहे हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि मैं एक दिन एक गवर्नमेंट जॉब लेकर रहूँगी या लेकर रहूँगा। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आप मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग टीचर से, अलग अलग बुक से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो आपकी गवर्नमेंट जॉब हासिल करना आपके दायरे में है, आपके क्षेत्र में है। आपको पता है कि मैं इतनी पढ़ाई कर लूँगी या कर लूँगा कि मेरी फ्यूचर में जॉब लग जाएगी। तो ये जो दायरा है ना, जिसमें आप ये काम कर रहे हैं, ये दायरा आपका कहलाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसकी बात भी वाइगोत्स्की करते हैं, लेकिन इसकी बात वो नहीं करते हैं कि एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से बालक में संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या हो जाएगी। मतलब अमूर्त सिद्धांत कहने का मतलब है जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं हैं उनके लिए भी उसके दिमाग का विकास हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल होगा वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की तो कहते हैं बच्चों को आप समाज में छोड़ दो और सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चा चीज़ों को खुद ही सीख लेगा, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि अजर्सन रीजनिंग से है, यानी कि अभिकथन और तर्क से है। तो अभिकथन है आपके सामने, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बताइए, नहीं जोड़ा जाना चाहिए। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ओके। दूसरा है विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये दोनों ही यहाँ पर गलत है, क्योंकि अगर बच्चों को आप चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो आपने बच्चों को समाज से भी जोड़ना पड़ेगा, सामुदायिक जीवन से भी जोड़ना पड़ेगा। तभी तो हम कहते हैं ना कि बच्चों को जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं वो उनकी लाइफ से कनेक्टेड होनी चाहिए, उनके जीवन से संबंधित होनी चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को फिर रुचि लेकर के पढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन, ये अभिकथन यहाँ पर गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है कि विद्यालय और समुदाय को जोड़ने से क्या होगा, विद्यार्थियों की सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, बल्कि सामाजिक भागीदारी के अवसर क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन इसे आप कह सकते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये एक बहुत ही बड़ा और लेंथी टॉपिक है फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको करवाया हुआ है। इसी में अभी क्वेश्चन के आधार पर आपको समझा भी दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश बल देता है, किस चीज़ पर बल देता है। पहला है व्यापक पैमाने पर अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए सतत परीक्षण पर, जी नहीं। सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड और सुधारा जा सकता है, इस पर, ये सही है। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, नहीं। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, जी नहीं। तो क्या होता है ना, सतत और व्यापक मूल्यांकन, यहाँ पर क्या होता है, ये पता लगाया जाता है कि बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, उसी तरीके से पढ़ाते हुए चलेंगे। लेकिन अगर बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या किया जाता है कि उनके कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ढूंढा जाता है। और जब रीज़न पता चल जाता है तो उस रीज़न को सुधारा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि पढ़ाने के अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको उन तरीकों से समझ में नहीं आ रहा है, तो उनका पता लगाएंगे और उन तरीकों को चेंज करके बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी कि उसमें सुधार करेंगे। अपनी शिक्षण व्यवस्था में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। यही होता है CCE के अंदर, ठीक है। पता लगाना कि बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है जहाँ पर, उसके कारण ढूंढना और उन कारणों को दूर करना, यानी कि अपनी शिक्षण में सुधार लाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। अब ये सतत और व्यापक मूल्यांकन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मूल्यांकन आपका 2 प्रकार का होता है फ्रेंड्स, एक FA और एक SA। FA मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। SA होता है सम्मेटिव मूल्यांकन, जिसे हम कहते हैं संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन। FA होता है जैसे साल में आपके यूनिट टेस्ट होते हैं ना 4-5 बार, वो आपका FA होता है। और SA होता है साल में जो एक बार आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है, वो SA होता है, ठीक है। अब देखिए, जो FA है इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और ये बेस्ट मूल्यांकन माना जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें टाइम पर आप ये चेक कर सकते हैं कि बच्चों को कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बच्चों की प्रोग्रेस आप पता कर सकते हैं कि बच्चों ने कितने लेवल तक चीज़ें सीखी हुई हैं, क्योंकि टाइम पर यहाँ पर इवैल्यूएशन होता है, एग्ज़ाम लिए जाते हैं। लेकिन ये जो आपका ऐसे है ना, ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एनुअल एग्ज़ाम होता है साल में एक बार, लास्ट में जो आपका पेपर होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ बच्चों को पास और फेल दे दिया जाता है, सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड दे दिया जाता है, जिसे हम रिजल्ट कहते हैं। वहाँ पर या तो बच्चा पास होगा या तो फेल होगा, उसके बाद आप बच्चे के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इन दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, और यह नियम किससे संबंधित है, बताइए। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी नियम है ना, ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं। थॉर्नडाइक ने जो अपना त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया था ना, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें उसने एक कैट के ऊपर प्रयोग किया था, आपको याद भी होगा। तो उसी में थॉर्नडाइक ने उसी थ्योरी के आधार पर कुछ सिद्धांत दिए थे, कुछ नियम दिए थे, जो कि आपके सामने दिए हुए हैं। तो आपसे पूछा है कि बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया कर लेता है, तो यह किससे संबंधित है, बताइए। पहला है अधिगम की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, दूसरा है तत्परता नियम, तीसरा है सादृश्यता नियम, और चौथा है प्रभाव का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होता है फ्रेंड्स अधिगम का सादृश्यता नियम, ठीक है। सादृश्यता नियम में यही होता है कि पहले की गई परिस्थितियों में जो चीज़ें हैं उनको आप बाद की परिस्थिति में भी अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अधिगम का सादृश्यता नियम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा डैश का पालन किया जाना चाहिए, किस चीज़ का पालन किया जाना चाहिए। पहला है मानकीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ, या फिर योगात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ। यानी कि देखिए, इसमें कह रहा है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं सीखने के लिए, तो टीचर को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए। अब ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ये होते हैं विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ। जैसे हर बच्चे के लिए अलग अलग निर्देश आप देंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर बच्चे का बैकग्राउंड अलग अलग होता है,
हर किसी में सीखने की जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप एक तरीके से पढ़ा रहे हैं तो पूरी क्लास को वो समझ में आ ही रहा होगा। हो सकता है कुछ बच्चों को वो समझ में नहीं आ रहा है, उनको किसी दूसरी मेथड से आप पढ़ाइए, किसी दूसरे तरीके से पढ़ाइए। तो यही होता है कि हर बच्चे को उसकी रुचि के आधार पर, उसकी नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना विभेदित निर्देशात्मक शैलियों के अंदर आता है। और इसकी बात समावेशी शिक्षा में भी की गई है। ये समावेशी शिक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये सब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि हर बच्चों को एक साथ लेकर पढ़ाना होता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना होता है और हर किसी को सीखने के समान अवसर दिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि हर किसी की रुचि को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। जिस बच्चे को जिस तरीके से पढ़ना पसंद है उसे उस तरीके से पढ़ाया जाता है। जैसे छोटे बच्चे कुछ होते हैं जिन्हें खेल के माध्यम से पढ़ना अच्छा लगता है, तो उन्हें आप खेल के माध्यम से पढ़ाइए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप कुछ एक्सपेरिमेंट करवा के दिखाएंगे तब उनको पढ़ना ईजी लगता है, तो आप उनको उस तरीके से पढ़ाइए। तो ये सारी बातें जो है ना आपकी, ये समावेशी शिक्षा भी करता है, ये आपका NCF 2005 भी करता है, ये आपका NEP 2020 भी करता है, ये आपका NCF 2022 भी करता है और ये RT 2009 भी करता है। देखिए मैंने इसमें इतने सारे टेक्निकल टर्म्स इसलिए ऐड करे हैं क्योंकि इन सब में यही बात की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विभेदित निर्देशात्मक शैलियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। पहला है लेखन वैकल्य, बिना रेखाओं वाली कार्यपुस्तिका पर लेखन अनिवार्य करना। दूसरा है पठन वैकल्य, बड़े और छोटे अक्षरों को मिश्रित करके लेख पढ़ने के लिए देना। तीसरा है आपका गतिमान दिव्यांगता यानी कि भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। और चौथा है दृश्य बाधित यानी कि संचार के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेखन वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर रहे हैं, बिना रेखाओं वाली कार्यपुस्तिका दे रहे हैं लिखने के लिए। ये तो गलत बात है ना। अगर बच्चों को लिखने में दिक्कत है तो आप बिना रेखाओं वाली कार्यपुस्तक देंगे तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी लिखने में। दूसरा है पठन वैकल्य यानी कि बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको छोटे और बड़े दोनों ही तरीके के अक्षर दे रहे हैं पढ़ने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है तो आप उन्हें छोटे अक्षरों से नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। थर्ड है गतिमान दिव्यांगता यानी कि बच्चों को चलने फिरने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे दिव्यांग हैं, वो ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान करेंगे यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे उनकी क्लासेज रख देंगे। जिन बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत है उनके लिए आप क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल पर क्लासरूम को सेट करेंगे। और ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे क्या होगा, बच्चों को चढ़ना भी नहीं पड़ेगा सीढ़ियों से ऊपर, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ करी जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के ये सारे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज़ को कंटिन्यू हम रखेंगे, अदर सब्जेक्ट भी चल रहे हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एंड आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं। काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं तो उन्हें देखकर काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।